मेरे प्रेस के साथियों को नमस्कार। मंच पे भी जो बैठे हैं आप सब परिचित हैं, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष भी हैं, मेरे दाईं और हमारे लोकसभा में मेरे साथी भी हैं। सबको मैं नमस्कार करता हुआ मेरी बात शुरू करता हूं। जैसे आज की प्रेस वार्ता एक विशेष उद्देश्य के लिए पूरे देश में आज और कल हम करने जा रहे हैं, उसी श्रृंखला में मैं आज जम्मू में हूं। वित्त मंत्री जी ने बजट पेश किया। बजट की बारीकियां को लेकर के बहुत आर्टिकल आए, वो आपने भी देखे होंगे। लेकिन जो बड़ा विषय है इस बजट का, वो ये है विषय कि हम 2047 तक भारत को विकसित भारत बनाएं। उसके लिए ये बजट नींव का काम करेगा। मजबूत नींव इस बजट में रखी है। इसमें जो यूनियन बजट है 2024 और 25 का, वो हमें दिशा दिखाता है कि हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में किस गति से चलें। अगर हम जम्मू की बात करें तो आपके यहां चारों ओर इंफ्रास्ट्रक्चर के प्रोजेक्ट चल रहे हैं। इसका मतलब ये कंटिन्यूटी जो इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में चल रही है, चाहे वो रोड हो, चाहे वो रेल का प्रोजेक्ट, चाहे वो ऑल वेदर रोड का प्रोजेक्ट, एमडीआर का प्रोजेक्ट है, उसमें कोई रुकावट नहीं आए, इसलिए इंफ्रास्ट्रक्चर में पैसा दिया गया। सिक्योरिटी को भी हम स्ट्रेंथन करेंगे, इसके लिए भी आउटले बढ़ाया गया है। हमारे यहां पे एमएसएमई का भी जोर है। जब एमएसएमई का जोर है तो हम कैसे उसको आगे बढ़ाएं, तो मुद्रा लोन की जो सीमा है वो 10 लाख से 20 लाख की है। वेजिटेबल बियां बहुत उगाई जाती है, तो वेजिटेबल का भी एक क्लस्टर यहां बने, इस पे इस बजट में प्रावधान रखे गए हैं। ऐसे कई मेडिसिनल प्लांट को तरक्की मिले, उन्नति मिले, उस दिशा में कदम बढ़ाए गए हैं। ऐसे कई हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, ये अपना आप में एक बड़ा काम है। एक और बड़ा काम है नेचुरल फार्मिंग का, कि नेचुरल फार्मिंग में भी जम्मू आगे जा सकता है, आगे बढ़ सकता है। इस दिशा में भी इस बजट में कदम उठाए गए। और आपने देखा होगा आईटीआईज हैं, उनको हम स्ट्रेंथन करेंगे। अब आईटीआई को जो स्ट्रेंथन करेंगे, उसमें एक बड़ा विषय जो इस बार लिया है, क्योंकि हमने प्रवेश कर लिया इंडस्ट्री 4.0 के युग में। थोड़ा मैं इसको समझाने की कोशिश करूं कि जब स्टीम का आविष्कार हुआ था तो हमारे प्लानर्स ने कहा था कि इंडस्ट्री 1.0 है। जब बिजली का आविष्कार हुआ था तो हमारे नीति निर्धारण करने वालों ने कहा कि ये इंडस्ट्री 2.0 है। जब कंप्यूटर आया तो हमारे लोगों ने कहा ये इंडस्ट्री 3.0 है। लेकिन जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना आया, 3D प्रिंटिंग का जमाना आया, रोबोटिक्स का जमाना आया, आईओटी का जमाना आया, तो इसको कहा गया कि ये इंडस्ट्री 4.0 है। अब वो आईटीआई तो वेल्डिंग और उसी फिटर और उसी में ही अभी जमा हुआ है, तो उसके उपकरण कौन देगा? तो इस बजट में प्रावधान किया है कि उस क्षेत्र में आईटीआई में नए उपकरण हम उपलब्ध कराएंगे इंडस्ट्री 4.0 के अनुसार, जिससे वहां के युवा जाने रोबोटिक्स क्या होता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे 3D प्रिंटिंग को समझें।
ये सारी चीजें जिसको हम इनोवेशन कहते हैं, एक हेड में अगर मैं बात करूं तो इनोवेशन कहते हैं, वो भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। रिसर्च एंड डेवलपमेंट ये भी इस बजट का महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो मैं ये मानता हूं कि विकसित भारत बनेगा 2047 में, उसमें जम्मू एंड कश्मीर भी विकसित बने, आगे बढ़े, हमारा सिरमौर बना रहे, इस दिशा में ये बजट है। मैं आपको बजट की कुछ बारीकियां समझाने के लिए यहां उपस्थित हुआ हूं। तो मुझे लगता है कि जब सवाल जवाब होंगे तो मुझे लगता है कि काफी चीजें आपके भी समझ में आएगी, कुछ चीजें हमारे भी समझ में आएंगी। तो इसलिए मैं सवाल अब लेने के लिए आपसे प्रयास करूंगा। आप पहले अपना नाम और जो चैनल है उसके बारे में बता दीजिए। सवाल है, लगातार विपक्ष आपको घेर रहे हो, इंग्लैंड की तरह टैक्सेस लगा रहे हैं, राघव चड्ढा ने कहा सदन में, और जो सब कुछ है वो संभालने की करा दे रहे हैं, यानी कि टैक्सेस के बोझ के नीचे आम आदमी दब रहा है, मध्यम वर्ग के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं, महंगाई और बेरोजगारी को खत्म करने को कुछ नहीं कर रहे। आपकी सरकार, देखिए, आपने राघव चड्ढा जी का जिक्र किया, वो राज्यसभा में बोल रहे हैं, वो जीएसटी पे बोल रहे हैं। अब उनको यही समझ नहीं है कि जीएसटी का कलेक्शन हमारा कितना बढ़ रहा है, और ये ईज ऑफ लिविंग और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का एक मॉडल है। कोऑपरेटिव फेडरलिज्म का एक मॉडल है जीएसटी। जीएसटी काउंसिल होती है सारे राज्यों के, जो हमारे वित्त मंत्री होते हैं वो उसके सदस्य होते हैं। भारत के जो वित्त मंत्री होता है वो उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं। वो जीएसटी वो बोलते बोलते वो चीजें उदाहरण दें, वो तो आलोचना करें, उनका अलग बात है, लेकिन जीएसटी को आप भी जानते हो कि जीएसटी कितना एक सरलीकृत आपका टैक्स का ढांचा है जो देश में खड़ा हुआ। उसमें सर्विस सेक्टर भी बड़ा है, हमारा इंडस्ट्रियल सेक्टर भी बड़ा है। सर, मेरा नाम शिवम लगे है, न्यूज 19 से मैं जर्नलिस्ट हूँ। आपका सवाल ये सर, राहुल गांधी ने कहा कि कुर्सी बचाओ बजट, इस पर क्या कैसे जवाब देंगे? देखिए, अब इस बजट में बिहार का उल्लेख हुआ, और इस बजट में आपके आंध्र प्रदेश का भी उल्लेख हुआ। उससे वो एक झूठा नैरेटिव गढ़ने का प्रयास कर रहे हैं, जो उसमें सफल नहीं होंगे। जैसे तमिलनाडु के साथी कल भी बोल रहे थे, तो मैंने कहा यूपीए के शासन में तो आप पार्टनर थे भाई। यूपीए ने जब बजट पेश किया तो 6 बार का बजट देखिए, तमिलनाडु का जिक्र नहीं किया। क्या तमिलनाडु को पैसा नहीं मिला? मैं राजस्थान से आता हूं, इस बजट में राजस्थान का जिक्र नहीं है, मतलब शब्द का, तो क्या राजस्थान को पैसा नहीं मिलेगा? पीएमजीएसवाई 4 जब सड़कें बनेगी, क्या राजस्थान में नहीं बनेगी? तो ये उनका एक मनगढ़ंत एक आरोप है, और एक फेक नैरेटिव जो घड़ने की कोशिश उनकी पिछले चुनाव में हुई कि बीजेपी अगर आ जाएगी तो संविधान समाप्त कर देगी। अब जनता समझने लगी कि संविधान समाप्त कोई नहीं कर सकता। हम लोग संविधान के अनुसार शपथ लेते हैं। हमारे देश में न्यायपालिका भी है। हमारे देश में न्यायपालिका ने, मैं लॉ एंड जस्टिस को, मैं अभी प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण लॉ एंड जस्टिस को संभाल रहा हूं। हमारे देश में न्यायपालिका ने एक बेसिक स्ट्रक्चर का कंसेप्ट दिया कि संसद भी बेसिक स्ट्रक्चर के हाथ नहीं लगा सकती। तो कौन बदल रहा था संविधान? एक फेक नैरेटिव दिया उन्होंने, और ऐसा ही फेक नैरेटिव ये इसमें घटने की कोशिश कर रहे हैं, इसमें वो सफल नहीं हुई। ममता बनर्जी ने बाइकआउट किया है, कहा कि 5 मिनट से ज्यादा बोलने नहीं दिया जा रहा है। देखिए, नीति आयोग की जो बैठक हो रही है वो देश के विकास में हमारी नीतियां कैसी रहे इस पे हो रही है। राज्य भी उसमें सहभागिता करे तो अच्छा है। अब लेकिन बहुत से ऐसे राज्य हैं जो मैं देख रहा हूं, आपके माध्यम से जानकारी कर रहा हूं कि इस बजट में हमारे राज्य का नाम नहीं आया। अब भाई नाम नहीं आया तो इसका मतलब क्या उस राज्य में बजट लगेगा नहीं? जैसे महाराष्ट्र का तो उन्होंने खोल करके बताया वित्त मंत्री जी ने, भाई महाराष्ट्र का नाम नहीं है, बजट में नहीं है, महाराष्ट्र में क्या करेंगे। लेकिन 96,000 करोड़ का तो प्रोजेक्ट उन्होंने बताया भी महाराष्ट्र में ऐसे ऐसे लगेंगे। ये राजनीति है, ये नहीं होना चाहिए सर। आपने कहा कि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया गया है। जम्मू कश्मीर में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट या क्षेत्र का डेवलपमेंट करनी है तो उसके लिए फीस बहुत जरूरी है। लेकिन पाकिस्तान की तरफ से जिस तरह की कोशिशें की जा
चैलेंजेस को बिगाड़ने के लिए आपको लगता है एक बड़ा चैलेंज है जहाँ देखिए, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। कोई भी देश हो और कोई भी राज्य हो, पीस इज नेसेसरी। लॉ एंड ऑर्डर उस देश का, उस प्रदेश का ठीक हो तो इन्वेस्टमेंट आता है। आई एग्री विथ यू। और इसलिए पीस बना रहे और ये जो घटनाएं हो रही है उसमें कमी आए, इस दिशा में हम तेजी से काम कर रहे हैं। हमारी रणनीति भी बना रहे हैं और पीस रहेगा जम्मू में, ऐसा हम पूरा प्रयास करेंगे। मेरा नाम मंत्री जी और बजट पेश किया गया है। एक मिनट भाई। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की बात की गई है। जम्मू कश्मीर भी एक हब है टूरिस्ट का, लेकिन जम्मू को हमेशा इग्नोर किया गया है। जम्मू के लिए ऐसी कौन सी नीति है जो जम्मू को भी एक्सप्लोर में, क्योंकि जम्मू में बड़े सारे ऐसे टूरिस्ट डेस्टिनेशन है जिसे एक्सप्लोर करने की जरूरत है। मेरे ख्याल में टूरिस्ट तो पिछले कई वर्षों में जम्मू में बढ़ा है। हमारे आंकड़े, मुझे लगता है कल आप बोल रहे थे लोकसभा में, शायद जम्मू कश्मीर के बजट में बोल रहे थे, तो ये तो डेटा दे रहे थे कि यहाँ 2 करोड़ से ज्यादा जो टूरिस्ट आए हैं। टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने जम्मू कश्मीर। हाँ, जम्मू ये हमारी प्रायोरिटी है जी, ये हमारी प्रायोरिटी है। जो हमारे आर्कियोलॉजिकल साइट है उसमें भी जो लोग जाते हैं वो भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन बने। उसमें कोई सुविधाएं, कोई कमी है तो उसको भी हम बढ़ाएंगे। और अगर इंफ्रास्ट्रक्चर, आने जाने के रास्तों में कमी है तो उसको भी हम बढ़ाएंगे। सर, मेरा नाम गुरमेश सिंह संधू, नाभाग जो चैनल से, जिनका जम्मू कश्मीर के लिए बजट बनाए उसमें कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में बहुत ज्यादा गैप है। कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा हो उससे विकास होता है। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर में ज्यादा ही प्रावधान किया है पूरे देश में, क्या यहाँ भी ज्यादा किया है? नहीं, बहुत ज्यादा कैपिटल एक्सपेंडिचर ज्यादा होने से, आप सही कह रहे हो, विकास होगा। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर तो पिछले 10 सालों में आप उठा के आंकड़े देखिए, बहुत अच्छा। मेरे ख्याल में कैपिटल एक्सपेंडिचर में हम, जिसको हम कैप्स कहते हैं, उसमें बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट आ रहा है। सर, आपने बजट की बात की। एक जो मसला है नेशनल लॉ ऑफ स्कूल, सर 2018 से देखा गया है कि बीजेपी पीडीपी की कोalition की गवर्नमेंट ने उसको असेंबली में पास कर दिया था। अभी तक बच्चे पूछ रहे हैं कि वो नेशनल लॉ स्कूल जम्मू के लिए क्यों नहीं आया, जबकि हम कश्मीर में देखते हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी में लॉ है, कश्मीर की यूनिवर्सिटी में लॉ है, यहाँ पे जम्मू में सिर्फ जम्मू यूनिवर्सिटी में लॉ है। तो गरीब के बच्चों को अभी भी बाहर जाना पड़ता है। आपने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी की बात की, तो NLU की बात की, प्रस्ताव पेंडिंग है क्या? हुआ था विधानसभा में। चलो इस पे मैं, सुनो भैया, कार्रवाई करेंगे, क्योंकि तो पोर्टफोलियो आप ही के पास है। अनेक कार्रवाई करेंगे। सर, मैं रजत बोल रहा हूँ बी न्यूज से। सर, इसमें पहला तो डिफेंस को लेकर आपने जिस तरह से बात की कि बजट बढ़ाया जा रहा है, हमने देखा काफी इंडिजिनियस प्रोजेक्ट जो आ रहे हैं, इक्विपमेंट भी आ रहे हैं, बट अभी भी जम्मू कश्मीर की जो स्थिति बनी है काफी ऐसी, आपको लगता है कुछ ऐसे कानून लाने की जरूरत है जिसमें कि ओवरकम वर्कर्स है, जो लोकल सपोर्ट आप बच्चों को मिले, उस पर कहीं ना कहीं एक्शन है? मेरे ख्याल में जो कानून का विषय आपने बताया, कोई अगर आप स्पेसिफिक बात करें तब तो अलग विषय है, लेकिन मैं अगर लॉ एंड जस्टिस की बात करूं ना, तो हम आपको आर्बिट्रेशन के माध्यम से, मीडिएशन के माध्यम से आपकी लाइफ को आसान करेंगे। इस दिशा में हम बढ़ेंगे। अर्जुन जी, अब कानून मंत्री है, यूनिफॉर्म सिविल लॉ की बात हो रही है पूरे देश में, उत्तराखंड में भी हुई है और लगातार विभिन्न राज्य कर रहे हैं, लेकिन पूरे संपूर्ण भारत में क्या ये कानून लागू होगा, कब लागू होगा, जनता जानना चाहती है। लगातार प्रचार आपके नेताओं के द्वारा। देखिए, आपने भी जिक्र किया उत्तराखंड का। इस देश में गोवा में पहले से ही यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू है। राज्य इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, उत्तराखंड ने भी लागू करा। हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, जब देश आजाद हुआ था तब भी इस संबंध में चर्चा हुई। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का, जिनका हम जिक्र करते हैं, उन्होंने भी इस संबंध में कहा था इस दिशा में कदम बढ़ने चाहिए। और अभी लॉ कमीशन ऑफ इंडिया के पास मामला पेंडिंग है। जैसे ही रिपोर्ट आएगी निश्चित रूप से हम आपके सामने आएंगे। हम जैसे ही लॉ कमीशन ऑफ इंडिया की रिपोर्ट आएगी हम पेश करेंगे आपके सामने। थैंक यू।